Hi friends, I am Asutosh Ranjan. You are most welcome in IS ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स की मैपिंग करेंगे और फिजिकल फीचर्स में हम लोग शुरुआत साउथ अमेरिका के लैंडफॉर्म्स या स्थलाकृति से शुरुआत करेंगे। तो साउथ अमेरिका के लैंडफॉर्म्स की बात किया जाए तो इसका जो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड जो पार्ट है ये पैसिफिक ओशन है। और जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि पैसिफिक ओशन इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो जो पैसिफिक ओशन से सटा हुआ कोस्टल लाइन है वहाँ पे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन पाया जाता है, एक पतला कोस्टल प्लेन पाया जाता है जो नॉर्थ में कोलंबिया से लेके और साउथ में चिली तक पहुँच गया है। और ये कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, चिली होते हुए अंततः ये बिल्कुल साउथ अमेरिका के दक्षिणी भाग में चला गया है। इसके अलावा जो कोस्टल प्लेन है ये अटलांटिक महासागर के सहारे भी पतला सा पाया जाता है, पतले पेटी के तौर पे पाया जाता है, जो बेसिकली वेनेजुएला में, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील के कोस्टल पार्ट के सहारे, इसके अलावा अर्जेंटीना होते हुए अंततः ये भी साउथ अमेरिका के दक्षिणी भाग तक चला जाता है। तो ये हम लोग देखा कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे एक नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन पाया जाता है, कोस्टल प्लेन पाया जाता है। इसके अलावा जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट पे जो कोस्टल प्लेन है इसके ठीक बगल में एंडीज़ माउंटेन रेंज पाया जाता है, जो बिल्कुल कोलंबिया से लेके नॉर्थ में ये कोलंबिया से लेके और साउथ में दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग तक चला जाता है। बेसिकली एंडीज़ माउंटेन रेंज इज़ एन एग्जांपल ऑफ टर्सरी एज माउंटेन एंड आल्सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। मतलब ये एक तृतीय कालीन टर्सरी एज का एक युवा वलित पर्वत कहलाता है। और यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन कहने का आशय है कि इट हैज़ बीन फॉर्म्ड न्यूली इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। पृथ्वी के इतिहास में ये सबसे नए बने हुए पर्वत हैं, इसलिए इनको यंग माउंटेन या यंग फोल्ड माउंटेन, युवा वलित पर्वत की संज्ञा प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का हिमालय है, यूरोप में एल्प्स माउंटेन है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकी है, उसी तरह से ये भी उसी परिवार का मेंबर है, अल्पाइन फैमिली का ही मेंबर है। एंड एंडीज़ माउंटेन रेंज इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के तौर पे एंडीज़ की पहचान होती है। इसके अलावा हिमालय के बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो माउंटेन चेन है उसके तौर पे भी इस एंडीज़ माउंटेन रेंज की पहचान की जाती है। एंड अकांकागुआ विच इज़ लोकेटेड इन अर्जेंटीना इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज़ माउंटेन रेंज। तो ये हम लोग देखा कि जो कोस्टल लाइन है पैसिफिक ओशन के सहारे, उसके ठीक बगल में एंडीज़ माउंटेन रेंज पाया जाता है। इसके अलावा जो अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे बिल्कुल पठार जैसी संरचना है, जिसको ये ब्राज़ीली हाईलैंड कहा जाता है। ये माटो ग्रासो पठार हो जाता है और इस हिस्से को गुयाना हाईलैंड और वेनेजुएला हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दिखाई दिया ये पूर्वी भाग में पठार है। इसके अलावा ये जो अर्जेंटीना का ये भाग है इट इज़ नोन एज पैटागोनिया प्लेटू। इसको पैटागोनिया के पठार के तौर पर जाना जाता है। और बेसिकली जो पैटागोनिया का पठार है ये एक पिडमांट प्लेटू या पर्वत पादीय पठार, मतलब ये एंडीज़ पर्वत के पैर के सहारे है, इसलिए इसको पिडमांट प्लेटू या पर्वत पादीय पठार भी कहा जाता है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसकी जो लोकेशन है ये अर्जेंटीना में है। तो ये हम लोग देखा कि पूर्वी भाग जो साउथ अमेरिका का है थोड़ा सा उभरा हुआ पठार के तौर पे है। इसके अलावा साउथ अमेरिका का जो मध्यवर्ती भाग है ये बिल्कुल प्लेन के तौर पे है। ये मध्य भाग है, ये प्लेन के तौर पे है। और बेसिकली जो मध्यवर्ती प्लेन है इसका निर्माण नदियों द्वारा इरोजन और डिपोजिशन, मतलब नदियों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण
क्रिया के परिणाम स्वरूप इसकी रचना हुई है। तो कुल मिला जुला के साउथ अमेरिका के लैंडफॉर्म्स के संदर्भ में देखा कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के सहारे पतली पट्टी के तौर पर कोस्टल प्लेन पाया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट में एंडीज माउंटेन पाया जाता है। ईस्टर्न पार्ट में उभरे हुए पठार पाए जाते हैं और बाकी जो यहाँ का मिडिल पार्ट है वहाँ मिडिल पार्ट में मैदानी संरचना पाई जाती है। तो ये यहाँ का लैंडफॉर्म्स हो गया। यदि यहाँ के क्लाइमेट के संदर्भ में बात किया जाए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किसी भी स्थान का क्लाइमेट होता है बेसिकली उसको निर्धारित करने में सबसे बड़ा फैक्टर लैटिट्यूड या अक्षांश का होता है। तो इक्वेटर यहाँ से पास होती है, इक्वेटर पास करती है, जिसका परिणाम होता है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर है और साउथ अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और ये साउथ अमेरिका का जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा गुजरती है। इस प्रकार ये यहाँ का ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। तो दिखाई भी दे रहा है कि साउथ अमेरिका का जो अधिकांश भाग है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अधिकांश भाग है ये बेसिकली उष्णकटिबंध में आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से जो ये वाला भाग है ये शीतोष्णकटिबंध में आ जाएगा। मतलब कहने का आशा है कि मोस्टली जो साउथ अमेरिका का भाग है ये अधिकांशतः ये उष्णकटिबंध में आ जाता है। तो यदि इसके जलवायु की बात किया जाए तो जो साउथ अमेरिका का जो ये वाला पोर्शन है इसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा विषुवतरेखीय जलवायु पाई जाती है, मतलब इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट पाया जाता है और यहाँ पे साल भर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की कंडीशन होती है इस अमेज़न बेसिन वाले क्षेत्र में, जिसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पे घने घने वन उगते हैं और ये जो अमेज़न बेसिन के जो फॉरेस्ट हैं दीज आर द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया के सबसे घने वन हैं जिनको रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन कहा जाता है और इसको पर्यावरण विज्ञान की शब्दावली में हाल फिलहाल में इसको विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि विश्व में ऑक्सीजन की सप्लाई में जो अमेज़न बेसिन के जो रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन है उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे विषुवतरेखीय जलवायु पाई जाती है जिसका विस्तार मोस्टली ब्राज़ील के बीचों बीच है। इसके अलावा थोड़ा सा इसका विस्तार कोलंबिया में, इक्वेटोर में और थोड़ा सा विस्तार इसका पेरू में हो जाता है। इसके बाद इधर की जो जलवायु है बेसिकली सवाना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ भी सवाना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। तो यहाँ पे जो सवाना टाइप क्लाइमेट है वहाँ घासें पाई जाती हैं, यहाँ भी घासें पाई जाती हैं। घासें लंबी हैं, खुरदुरी हैं, बशर्ते पोषक मूल्य का अभाव होने के कारण इन घास के मैदानों में पशुपालन की उन्नत दशाएं नहीं पाई जाती है। और वस्तुतः ये दोनों एक ही है, सवाना टाइप ग्रासलैंड्स हैं, सवाना प्रकार की घास भूमियाँ। बशर्ते इस क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है गुयाना और वेनेजुएला वाला क्षेत्र, यहाँ पे इन सवाना टाइप के ग्रासलैंड को लानोस के नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील वाले क्षेत्र में सवाना टाइप के ग्रासलैंड को कैंपोस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो चिली का नॉर्दर्न पार्ट है और पेरू का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे हॉट डिज़र्ट पाया जाता है जिसको अटाकामा डिज़र्ट के नाम से जाना जाता है। और विश्व में जितने भी डिज़र्ट पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, इट इज़ द ड्राइएस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो अटाकामा मरुस्थल है ये दुनिया के सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और आगे भी हम लोग देखेंगे कि अटाकामा डिज़र्ट में ही चिली का एक नगर है यहाँ पे जिसका नाम है अरिका, एंड अरिका इज़ द ड्राइएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखा कि ये मरुस्थलीय जलवायु है। इसके अलावा जो ब्राज़ील का ये क्षेत्र है यहाँ पे चाइना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। ब्राज़ील का जो बेसिकली रियो डी जेनेरियो, साओ पालो वाला क्षेत्र है यहाँ पे चाइना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। इसके अलावा चिली का जो ये वाला पोर्शन है, चिली का जो ये पोर्शन है बेसिकली वहाँ पे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट या भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसका विस्तार
चिली के कैपिटल सिटी सैंटियागो और वेलप्राइसो तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा ये जो जलवायु है बेसिकली ये टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप की जलवायु है और यहाँ पे लोकली इसको पैम्पास ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसका अधिकतम विस्तार अर्जेंटीना में है। इसके अलावा कुछ हिस्सा इसका उरुग्वे में भी विस्तृत है। ये एक दलदली क्षेत्र है जिसको ग्रैंड चाको के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे पश्चिम यूरोपीय तुल्य वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट या ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पाई जाती है, जहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन की वजह से साल भर वर्षा होती है। ये जो पैटागोनिया प्लेटू है, पैटागोनिया का पठार है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पिडमॉन्ट प्लेटू एंड इट इज़ लोकेटेड इन रेन शैडो रीजन ऑफ एंडीज माउंटेन। यह एंडीज पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में मौजूद है, जिसका परिणाम है कि यह भी मरुस्थल है और यह एक शीत मरुस्थल का एग्जाम्पल हो जाता है। और यहाँ मरुस्थल बनने का कारण यह है कि यह एंडीज पर्वत के बिल्कुल वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण ये एक मरुस्थल बन जाता है। तो ये हम लोग देखा कि अफ्रीका के क्लाइमेट सिचुएशन के बारे में बातचीत किया और ये देखा कि अफ्रीका की जलवायु का जो अधिकांश भाग है ये बेसिकली उष्णकटिबंधीय भाग में पड़ता है। इसके अलावा ये अफ्रीका के नदी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, रिवर्स और लेक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दिखाई दे रहा है कि ये जो ये अमेज़न रिवर है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट वाटर फ्लोइंग रिवर ऑफ द वर्ल्ड। जल ले जाने के मामले में इसका विश्व में प्रथम स्थान है और इसमें सर्वाधिक मात्रा में जल होने के कारण यह है कि इट फ्लोज थ्रू इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट रीजन। यह विषुवतरेखीय प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां वर्ष भर अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि अमेज़न नदी विश्व में वाटर वॉल्यूम के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ी नदी हो जाती है। तो बिल्कुल ये ब्राज़ील के बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है। इसकी कई सहायक नदियाँ, जिसमें एक नॉर्थ से आती है निग्रो रिवर, ये इसकी एक सहायक नदी है। इसके अलावा साउथ से एक मेडिरा रिवर आती है, ये भी इसकी एक प्रमुख सहायक नदी बन जाती है। ये ओरेनिको रिवर है जिसकी लोकेशन वेनेजुएला में हो जाती है और बेसिकली ये गुयाना और वेनेजुएला के पठारी क्षेत्र में मौजूद है। और इसी ओरेनिको रिवर पे एंजिल वाटरफॉल है जो विश्व का हाईएस्ट वाटरफॉल के तौर पे जाना जाता है। ये मैगडेलन रिवर है जो कोलंबिया की नदी है और इस नदी के बेसिन में बेसिकली पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये एक छोटी सी नदी है साओ फ्रांसिस्को, जो बेसिकली ब्राज़ीलियन हाईलैंड से इसका उद्गम होता है और यहाँ से निकलने के बाद बेसिकली ये अटलांटिक ओशन में जाके अपना मुहाना बनाने का काम करती है। इसके अलावा ये बेसिकली पराना नदी समूह हो जाता है। तो पराना नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें उरुग्वे हो जाता है, पैराग्वे हो जाता है और साथ ही साथ ये मिल के रियो डी प्लाटा के पास अपना मुहाना बना जाते हैं। तो ये पराना नदी समूह हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोलोराडो रिवर है और जैसा कि हम बताते हैं कि हम लोग आगे देखेंगे कि कोलोराडो रिवर जो समूह है ये कोलोराडो रिवर नॉर्थ अमेरिका में भी पाई जाती है, बशर्ते यहाँ भी पाई जाती है साउथ अमेरिका में। और जो कोलोराडो रिवर नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है बेसिकली वो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ये हम लोगों ने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के मेन रिवर्स के बारे में देखा। इसके अलावा यहाँ के लेक्स के बारे में बातचीत किया जाए तो ये दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ये लेक मार्काइबो हो जाता है और ये जो लेक मार्काइबो रीजन है बेसिकली विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है
और ऐसा माना जाता है कि विश्व में पेट्रोलियम के भंडार के दृष्टिकोण से जो लेक मार्काइबो क्षेत्र है जो वेनेजुएला में है, ये सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। उसी तरह से ये जो हिस्सा है ये लेक टिटिकाका टिटिकाका लेक एंडीज माउंटेन रेंज में मौजूद है। पॉलिटिकली इट इज़ लोकेटेड बिटवीन बोलिविया एंड पेरू, बोलिविया और पेरू के बीच मौजूद है और ये विश्व की सबसे हाईएस्ट लेक हो जाती है, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक हो जाती है और साथ ही साथ ये नेविगेबल भी है, ऊंचाई पे है बशर्ते कि उसमें नौगम्य है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक झील पाई जाती है बोलिविया में जिसको लेक पोपो के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने साउथ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स मीन्स लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, रिवर्स और लेक्स के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम लोग साउथ अमेरिका के अलग अलग देश और साथ ही साथ अलग अलग देशों के प्रमुख नगर और उनके जो जोग्राफिकल और अन्य फीचर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि ताकि मैपिंग के दृष्टिकोण से एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी सहूलियत हो जाए। इस वीडियो में इतना ही।